सो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों को फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा विद एन एग्जांपल कि एक्सपेरिमेंटली अगर ऑर्डर को पता करते हैं तो कैसे करते हैं और स्टोइकियोमेट्री पे वो डिपेंड क्यों नहीं करता। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, तो सबसे पहले यहां पर एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, और मैं आपसे क्या कहता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास यह तीन रिएक्टेंट है, ए प्लस बी एंड प्लस सी, और ये आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट। और मैं इसके आगे एक चीज मेंशन कर देता हूं। क्या चीज मेंशन कर रहा हूं? दैट दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। मैं यहां लिख देता हूं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालने के लिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री का ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। अब एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे पता लगेगा कि रेट ए पे कैसे डिपेंड करती है, बी पे कैसे डिपेंड करती है, सी पे कैसे डिपेंड करती है? तो जरा ध्यान से उसको देखिए, और जो मैं कर रहा हूं वो आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल में मदद करेगा। उसकी ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और एक्चुअल में ऐसे ही किया जाता है। अगर आप चाहते हैं यह पता करना कि रेट ए पे कैसे डिपेंड करती है, तो आपको बी और सी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। अगर आप बी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो ए और सी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। और अगर आप सी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। इस चीज को समझिए, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, दो की अगर तीसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रेट का ए पे डिपेंडेंसी को चेक कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जरा चेक कीजिए। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझिएगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट में लिख भी रहा हूं, आफ्टर एक्सपेरिमेंट मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने क्या किया, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी को कांस्टेंट बना के रखा, इनको चेंज नहीं करेंगे। अब सारा का सारा चेंज आएगा एक ही कॉन्सेंट्रेशन में, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेट को चेक करेंगे कि रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है। और एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, लिख देते हैं यहां पर, इट इज फाउंड, ठीक है, ये पता किया गया, इट इज फाउंड, ये पाया गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल पी। अब यहां पर ये स्मॉल पी किधर से आया, एक्सपेरिमेंट से, बार बार बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। और यहां पर ये स्मॉल पी को कहेंगे क्या, स्मॉल पी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को हम लोग स्मॉल पी कहते हैं। चलिए दूसरे पर चलते हैं। अब हम जानना चाहते थे कि रेट जो है वो बी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, फिर से वही, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, इनको आपको क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। सबको क्लियर है? इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू। अब ये क्यू कहां से लेके आए आप ये क्यू लेके आए फिर से एक्सपेरिमेंट से, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर कोई पूछे आपसे कि क्यू क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गया? अब चलिए ऐसे ही, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, अब सी के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, आफ्टर एक्सपेरिमेंट मेकिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इनको क्या बना देना है आपको, कांस्टेंट बना देना है। इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट, ठीक है, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। देखिए यहां पर पी, यहां पर क्यू, और यहां क्या ले लेंगे, चलो आर ले लेते हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे ना व्हाट इज आर, आर क्या कहलाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सी। ये देखिए सबके लिए निकाल लिया आपने, इंडिविजुअली ए के, बी के और सी के लिए आपने पावर्स को पता कर लिया। अब आपको अगर कोई पूछे, अब बताइए कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सो फाइनली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पता करना था आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ दो। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, पी, बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, क्यू, और सी के रिस्पेक्ट में कितनी है, आर। नाउ दिस इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबको समझ में आ गया? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पी प्लस क्यू प्लस आर होगी। अगर आप चाहो तो इनके लिए रेट लो भी लिख सकते हो। तो फाइनली रेट लो कैसे लिखोगे, जितना डेटा आपको मिला है। सो फाइनली रेट लो भी आपको एक्सपेरिमेंटली ही लिखना होता है, और वो कैसे लिखते हैं, दैट रेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
अब देखिए रेट आर, इसको हम लोग आर कह सकते हैं, रेट को, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर आर। सही है, पी क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो तो फाइनल रेट लो आ जाएगा। सो फाइनल रेट लो इज इक्वल्स टू, नाउ लुक एट इट, दिस इज रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो रेट कांस्टेंट लगाओगे और साथ में क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर आर, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं रेट लॉ, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिए। और यही मैं आपसे लास्ट टाइम पे भी कहने की कोशिश कर रहा था, ये ध्यान रखिए, बस यही मतलब है। अगर आप इसको ध्यान से समझ पा रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल भी बड़े आसानी से कर पाएंगे। ऐसे आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए जाते हैं जिसमें आपको दो की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए तीसरे के लिए रेट का एक्सप्रेशन और ऑर्डर निकालने को कहा जाता है, और आपको इसी तरह से इसी प्रोसेस से चलना होता है। तो बड़े ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो जितना हमने किया उसमें न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि लेक्चर नंबर 7 में सीखा और जो अभी इस लेक्चर में सीखा उसको समझते हैं। पहला सवाल लिखिए, क्वेश्चन मैं बोलूंगा आप उसके साथ साथ लिखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड आउट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीसीज एंड ओवरऑल ऑर्डर फॉर दीज केमिकल रिएक्शंस। ध्यान से देखिए, यहां पर दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये पहला और ये दूसरा। इनके लिए इंडिविजुअल स्पीसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछ रहा है और ओवरऑल ऑर्डर की बात पूछ रहा है। अब आपको देखो, सबसे पहले तो रिएक्शन को देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ट्वाइस ऑफ HCrO4 माइनस, ये रिएक्ट कर रहा है 6 टाइम्स I माइनस से, 14 टाइम H प्लस से, और यहां पर लिखा है 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ I2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2O। ये लिखा है, सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए। और क्वेश्चन में ही रेट लो भी लिखा हुआ है इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलता है, या तो ये डायरेक्टली दिया होगा रेट लो लिखा हुआ, ठीक है, या फिर कोई हिंट दिया होगा ऑर्डर निकालने के लिए, तो आपको हिंट यहां पर रेट लो के रिस्पेक्ट में दिया है। अब जरा देखिए इसी रिएक्शन के लिए रेट लो क्या लिखा है, देखिए रेट इज इक्वल टू K HCrO4 माइनस टू द पावर 1, I माइनस टू द पावर 2, H प्लस टू द पावर 2। अब कहता है कि इसके लिए हर एक स्पीसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा वो बताओ। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है लेकिन सिंपल भी है, जरा ध्यान से इसको देखिए। किस किस स्पीसी, हर एक रिएक्टेंट के केस में, रिएक्टेंट है यहां पर पहली रिएक्शन में 3, कौन कौन से, HCrO4 माइनस, I माइनस और H प्लस, और उसी के रिस्पेक्ट में रेट लिखा हुआ है। मजे की बात देखिए, बताइए कि यहां पर HCrO4 माइनस का स्टोइकियोमेट्री कितना, 2, जबकि रेट लॉ में कितना लिखा हुआ है, 1, कुछ नहीं लिखा तो पावर 1। आप ये देखिए I माइनस की स्टोइकियोमेट्री कितनी, 6, जबकि यहां पर जरा देखिए इसकी पावर कितनी लगी हुई है रेट लॉ के अंदर, सिर्फ 2। H प्लस की टोटल स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 14, जबकि रेट लॉ में देखिए तो लगा हुआ है कितना, 2। एक्चुअली जब इसका स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, आपको लगता है कि 14 और 6 कितना हुआ, 20 और 2 22 मॉलिक्यूल आपस में एक ही साथ टकरा के रिएक्शन शुरू कर देंगे, नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है और ये बहुत सारे स्टेप में होती है। और इसमें जो सबसे स्लो स्टेप था उसके अंदर HCrO4 माइनस का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल काम कर रहा था, I माइनस का सिर्फ 2 मॉलिक्यूल काम कर रहा था। दिस इज I, मैं दोबारा लिख देता हूं, दिस इज I। जो समझाया उसको ध्यान से समझिए, जितने भी यहां पर लिए उसको क्वेश्चन के थ्रू समझिए। जो स्लोएस्ट स्टेप था उसमें सिर्फ इसका 1 मॉलिक्यूल, इसके 2 मॉलिक्यूल और H प्लस के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे थे। और क्योंकि स्लो स्टेप से ही हमारा ऑर्डर डिसाइड होता है, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के रेट लॉ के अंदर फाइनली हमने इन्हीं का 1, इसका 2 और इसके 2 लिए। समझ में आ गया। अब कोई पूछे, देखिए यहां पर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में देखिए, सबसे पहले तो दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं एक ही बार लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू, जरा ध्यान से देखिए, विद रिस्पेक्ट टू HCrO4 माइनस, HCrO4 माइनस, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ओनली 1। जो पावर है एक्चुअल में वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमें उसकी स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आंसर आ गया, समझ में आ गया। विद रिस्पेक्ट टू I माइनस के रिस्पेक्ट में कितनी पावर है, 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू I माइनस इज 2, वेरी सिंपल। एंड विद रिस्पेक्ट टू H प्लस के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, 2, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 2। ओवरऑल देखिए,
ओवरऑल कैसे निकलेगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबको जोड़ दीजिए, दैट इज 2 + 2 + 1 दैट इज 5। ये आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए, हालांकि यहां होने को तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो यहां पार्टिसिपेट कर रहे थे अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री, जब आपने बैलेंस किया, लेकिन ऑर्डर का उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5 है, जिसमें से एक किसके रिस्पेक्ट में? HCrO4 के रिस्पेक्ट में, दो किसके रिस्पेक्ट में? I- के रिस्पेक्ट में, और एक दो किसके रिस्पेक्ट में? H+ के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ये वाला सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगेन ऐसा ही सवाल दिया है, H2O2 + twice of I- + twice of H+, ये आपको रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? I2 + twice of H2O। अब मजे की बात देखिए, इसके लिए रेट लो आपको लिख के दे दिया गया ना। व्हाट इज रेट लो? रेट इज इक्वल टू K H2O2 टू द पावर, नहीं लगा हुआ है तो कितना होगा? ऑब्वियसली 1, और I- टू द पावर 1। मजे की बात क्या है, यहां पर H+ लिखा है, इसका मतलब यहां पर H+ लिखा ही नहीं है, तो H+ टू द पावर 0 कह सकते हैं ना। किसी की भी पावर 0 कितनी होती है? 1, इसीलिए उसको लिखा नहीं गया है। इसका मतलब H+ पे डिपेंड ही नहीं करता है। सबको समझ में आ गया? तो अगर इंडिविजुअल स्पीसी, या मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इंडिविजुअल स्पीसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले तो यहां पर क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको आंसर करना है दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। सबसे पहले तो H2O2 के रिस्पेक्ट में बताइए कितना होगा? पावर कितनी रखी है? 1। विद रिस्पेक्ट टू H2O2 तो कितना आ गया? 1। विद रिस्पेक्ट टू I2 पावर कितनी रखी है? अगेन 1। एंड विद रिस्पेक्ट टू H+ कितना आएगा? 0। सबको समझ में आ गया? ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। ओवरऑल ऑर्डर वो कैसे निकलेगा? सबको जोड़ दो, दैट इज वेरी सिंपल, 1 + 1 + 0 दैट इज 2। ये लीजिए आंसर आ गया। तो बस इतना ही करना होता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये डेटा आपको गिवन है, उससे आपको ऑर्डर निकालना है। ये पहला तरीका है। अगर रेट लो दिया है तो सीधे ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? आप उनकी पावर्स को जोड़ दीजिए, ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। इंडिविजुअल ऑर्डर उनकी पावर ही होती है। क्लियर हो गया? ये 2 क्वेश्चन किए मैंने, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए गाइस, ले लीजिए। चलिए गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिलेंगे। आप एनसीईआरटी खोलिएगा अपनी सीबीएसई की बुक, और वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले मिल जाएंगे। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। और देखिए यहां पर आपको एक एक चीज समझ में आएगी। एक्चुअल में थ्योरी तभी समझ में आती है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। फॉर अ रिएक्शन ट्वाइस ऑफ P + Q विल गिव यू S, ठीक है। ट्वाइस ऑफ P + Q विल गिव यू S। फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड। ये देखिए, इस रिएक्शन के लिए ये डेटा आपने कलेक्ट किया। सबको समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट किया होगा। अब उसमें क्या क्या लिखा है जरा चेक कीजिए। P की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है मोल पर लीटर, कितनी है? 6 × 10⁻²। Q की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 × 10⁻²। और जब आपने P की कॉन्सेंट्रेशन ये ली है, Q की कॉन्सेंट्रेशन ये ली है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है 0.0012। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा। फिर उसके बाद आपने P की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, लेकिन Q की कॉन्सेंट्रेशन आपने कर दी है 2 × 10⁻²। जरा देखिए, इसको डबल कर दिया है, तो आपकी रेट एक्चुअल में हो गई है 0.0024। दिखाई दे रहा है? उसके बाद आपने क्या किया? P की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है और Q की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया है। जरा ध्यान से इसको देखिए, 2 से कितना वापस उसी कंडीशन पे आ गए, 1 पर। तो उस टाइम पे जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो है 0.0024। सबको समझ में आया? तो आपसे पूछ रहा है, बताइए कि यहां पर इस रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन दे रखी है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और ऐसे सवाल अमूमन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको चुटकियों में आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको वो जो तरीका है अप्लाई नहीं करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और बोर्ड में क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो दोनों बताऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। आपको क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है P की, Q की और रेट दे रखा है, तो आपको सबसे पहले इस इक्वेशन का रेट लो लिखिए। तो यहां पर रेट लो क्या लिखेंगे? रेट लो लिखेंगे, रेट R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आप क्या लगाओगे? नहीं लगाओगे K क्या होता है? रेट कांस्टेंट। उसके बाद आपका सबसे पहले तो है रिएक्टेंट P, दिखाई दे रहा है? तो उस पे कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ऑर्डर ही तो निकालना है। P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लेते हैं स्मॉल a, वो हमें पता नहीं है। सबको समझ में आ गया? लेकिन P की कॉन्सेंट्रेशन तो पता है, ये रेट भी पता है। हमें K की वैल्यू नहीं पता है और A की वैल्यू नहीं पता है। क्योंकि हमें K की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं K को भी व्हाइट से लिख देता हूं। तो जो व्हाइट है वो हमें पता नहीं है,
लेकिन रेट तो पता है और कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, जिसके लिए तो आपको टेबल दे रखी है। और यहां पर Q टू द पावर, ये देखिए फिर आप Q ले रहे हो और Q टू द पावर B मान लेते हैं, ठीक है। और फाइनली हमारा ऑर्डर क्या होगा, जब हमें A और B की वैल्यू पता लग जाएगी तो A प्लस B कर देंगे तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा, यस और नो, हाँ या ना, सबको मालूम पड़ गया। तो जो व्हाइट में लिखा है वो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो दूसरे कलर में लिखा है वो उनके लिए आपको टेबल दे रखी है और हमको ए और बी की वैल्यू ही निकालनी है। और ए और बी की वैल्यू निकाल के अगर उसको प्लस कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो उसके लिए आता आपको 3 इक्वेशन आप यहां से सीधे सीधे बना सकते हैं। तो यहां से आप सीधे सीधे 3 इक्वेशन बनाइए। देखिए क्या, सबसे पहले फर्स्ट डेटा को इस्तेमाल करिए, ये पहला डेटा है, इसको इस्तेमाल करके आप एक इक्वेशन बनाइए, उसके अंदर रख दीजिए। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, ऑर्डर तो चेंज होने से रहा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या होता है, एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से उसको देखिए, वो फिक्स होता है। तो यहां ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन बदलते रहो, 3 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, जब आपकी रेट है 0.0012, क्लियर है। उसके बाद के की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी की वैल्यू कितनी है उस टाइम पे, ये देखिए 6 × 10⁻², सही है। उसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, ए, वो हमें पता नहीं है। और उस पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻², उसकी पावर कितनी हो गई, बी। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ध्यान से इसको देखिएगा। सो दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, मैं इस तरफ लिख देता हूं, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, बना दी। इसी तरह से चलो सेकंड इक्वेशन बनाओ। जब आपकी रेट है 0.0024, उस टाइम पे के का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पी का वैल्यू कितना है, 6 × 10⁻²। ध्यान से देखिएगा, उसकी पावर हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। और यहां पर क्यू का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻², दिखाई दे रहा है, और इसकी पावर हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हम लोगों को, ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, जब आपकी रेट है 0.0024, के की वैल्यू हमें पता नहीं है, उस टाइम पे पी का वैल्यू कितना है, 12 × 10⁻², उसकी पावर हमें पता नहीं है, वो निकालना है। और क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻², उसकी पावर कितनी नहीं हमें मालूम, कितनी है बी, लेकिन मालूम नहीं है कितनी है। तो फाइनली यहां पर 3 इक्वेशन हो गए। अब क्या 3 इक्वेशन को आपस में सोल्व करके आप ये कांस्टेंट के वैल्यू नहीं निकाल सकते और बी की निकाल सकते हो। चलो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करो, आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दो उसको। अगर मैंने एक को 2 से डिवाइड किया, नाउ 1 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक को 2 से डिवाइड किया तो जरा ध्यान से देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या, चेक करो। इसको इससे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, विच इज इक्वल्स टू, के से के कैंसिल हो गया जब एक को 2 से डिवाइड करोगे, ये भी कैंसिल हो गया आपस में। तो मैं लिख नहीं रहा हूं, समझिए, के से के कैंसिल, ये भी कैंसिल, डिवाइड करके देखो, इनको आपस में डिवाइड करो, लो और ये लो, डिवाइड कर रहे हो तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 से जाएगा तो 1/2, के से के कैंसिल हो गया, ये फैक्टर भी आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम फैक्टर है, पावर भी सेम ही है, लेकिन इस फैक्टर पर आ जाओ, ये तो कैंसिल नहीं होगा। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर क्या लिखा है, ये लिखा है 10⁻², और यहां पर 2, तो कितना बचेगा जरा चेक करो, इनको आपस में पावर तो सेम ही है तो अंदर से तो काट ही सकते हो, तो यहां पर कितना होगा, 1/2 टू द पावर b नहीं आएगा उस तरफ, चेक करो, ध्यान से देखो, यहां पर पावर तो सेम ही है b, तो इसको बाहर से ही आप इसको b को बाहर ही रखिए, आपस में आप डिवाइड करिए, 10⁻², 10⁻² कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा, 1/2 टू द पावर b। अब आप ये सोचो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर b, b की वैल्यू क्या रखो कि आपस में इक्वल हो जाए, b मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, यस और नो, सिंपल है, समझ में आता है सब लोगों को, b मस्ट बी इक्वल्स टू 1, दैट्स इट। कंपेयर कर लो, 2 टू द पावर यहां पर कितनी लगी हुई है, 1, कंपेयर करो तो b की वैल्यू कितनी होगी, ऑटोमेटिकली 1 आ गया ना, कुछ था ही नहीं। अब इसी तरह से आप क्या करो, जब आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो b का वैल्यू मिल गया, अब आप 1 को 3 से डिवाइड करो, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा क्यों, जरा चेक करो, 1/3 करके देखो, 1 को करो अब 3 से डिवाइड, तो जब 1 और 3 को डिवाइड करोगे तो यहां पर फिर से 1/2 ही आएगा, करो डिवाइड, ये है 0.0012, ये है 0.0024, तो 1/2 आ गया, k से k कैंसिल हो गया, समझ में आया सब लोगों को, k से k तो कैंसिल। अब यहां से देखो, ये पावर सेम ही है, 10⁻², 10⁻² कैंसिल, 6/12 यानी कि 1/2 टू द पावर a, और ये आपस में कैंसिल हो गया, 1 × 10⁻² कैंसिल, 1 × 10⁻² कैंसिल, सबको दिखाई दे रहा है। तो फाइनली बताइए, यहां पर 2 raised to power 1 है तो a का वैल्यू कितना आ गया, फिर से 1,
ये देखिए हमको ए और बी का वैल्यू मिल गया, मतलब हमारा रेट लो कंप्लीट हो गया। आप सीधे सीधे यहां से क्या निकाल सकते हो, जब ए और बी का वैल्यू मालूम पड़ गया तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हुआ, दैट इज ए प्लस बी दैट इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए यहां पर इक्वेशन में p⁻² था, जबकि यहां पर p की कॉन्सेंट्रेशन पे कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। इस चीज को समझें तो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, हमने यहां पर क्या किया है, आप चेक कर पा रहे हो कि आपने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि उस केस में आपको पता है कि p की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा। आपने वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया इनडायरेक्ट वे से, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो में करवाया था। याद करो, अगर आपको एक के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालनी है तो दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ता है, तो इसको कांस्टेंट करा तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो फिर उसके रिस्पेक्ट में बी निकल गया। इसी तरह से जब आपने 1 को 3 से डिवाइड किया तो आपने किस चीज को कांस्टेंट किया, आपने क्यू को कांस्टेंट करा। देखो क्यू का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ किसका चेंज हो रहा है, पी का, उसके रिस्पेक्ट में ए की वैल्यू निकल गई। सबको समझ में आ गया। और वो तरीका आप सीधे भी लगा सकते हो, बोर्ड में तो आपको करना है ऐसे, लेकिन सीधे करने का तरीका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल सा काम करो। देखो क्या, दिमाग लगाओ बस। ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करो, देखो सबसे पहले आप लाइन 1 और लाइन 2 को देखो, इसमें p कांस्टेंट है, दिखाई दे रहा है, क्या p में चेंज आ रहा है, नहीं, तो p को तो छोड़ दो क्योंकि p तो कांस्टेंट है, और q और रेट में रिलेशन निकलेगा तब। तो देखिए आपने q को क्या करा, 1 से 2 डबल कर दिया, उस केस में रेट भी डबल हो गया। अब आप खुद से सोचिए, जब किसी चीज को डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है तो रेट उस पर कैसे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब पावर 1 ही। सबको समझ में आ गया। इसको डबल करोगे तो ये भी डबल, इसको 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q टू द पावर 1। q बढ़ाओगे तो रेट भी उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो निकल गया ना सीधे q की पावर कितनी होगी, 1। वही तो हमने किया। सबको समझ में आ गया। तो यहां पर q के रिस्पेक्ट में निकल गया, वो दिख रहा है q की पावर b 1 ही है। अब इसी तरह से अपना दिमाग लगाओ, आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 लो। ऐसा क्यों, क्योंकि इस केस में q कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में p को देखो, p 6 से कितना कर दिया आपने, 12, जस्ट डबल। उस केस में आपकी रेट भी डबल हो गई है, देखिए 0.0012 से 0.0024। इसका मतलब जब रेट डबल हो गई, क्या करने से, p की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से, इसका मतलब रेट भी p के पावर 1 पे ही डिपेंड कर रहा है। p डबल रेट डबल, समझ में आ गया, p 3 गुना रेट 3 गुना। सबको समझ में आया। तो यहां से सीधा अंदाजा हो जाता है। तो बस आपको एक को कांस्टेंट बनाओ, दूसरे का रिलेशन रेट से चेक कर लो, वहां से आपको सीधे सीधे ऑर्डर मिल जाएगा। क्लियर होता है। तो ये सीधे आप मैक्सिमम, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मैक्सिमम ये 30 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ये टेबल वाला क्वेश्चन है, आता भी बहुत है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। सबको समझ में आ गया। लास्ट में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं, जिसको आप बड़े ध्यान से अभी करेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको होमवर्क दिख जाएगा, वो क्वेश्चन आप जरूर करें। ठीक है, और फाइनली गाइस इसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ऑर्डर पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अभी 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सोल्व कर लो। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोग ध्यान रखिए आज का होमवर्क इस वीडियो में दिया हुआ है, जिसको आपको सोल्व करना है, और साथ ही साथ ऐसा ही क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने को अभी इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। सबको समझ में आ गया। सो बड़े ध्यान से उसको देख लीजिएगा और उसको सोल्व करिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सोच बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, याद रखिएगा इस बात को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।